नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 25 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज एज यूजुअल असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज यहाँ पे रहने वाला है, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में आप सभी को डाल दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ असम ट्रिब्यून से लिया गया रिगार्डिंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स। ना ध्यान दीजिएगा, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स को रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट है त्रिपुरा, वहां पर सेटअप किया जा रहा है। GS3 कंजर्वेशन टॉपिक से तो आप इसको रिलेट कर ही सकते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी दो तीन ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे इस प्लान का नाम क्या है जिसके तहत वल्चर्स को कंजर्व किया जाता है? राइट, एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन, दैट इज 2020-2025 के बीच में, जिसमें 5 कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स देश के अलग अलग प्रांत पे सेटअप किए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में सेटअप किए गए हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? नॉर्थ ईस्ट से एक है, दैट इज त्रिपुरा, राइट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। नाउ वैसे बहुत सारे वल्चर्स हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आते हैं। राइट नाउ सवाल होता है दैट वल्चर अचानक से पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे बट क्रिटिकल कैसे हो गए? देखो एक्चुअली क्या है ना दैट एक कहीं ना कहीं साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस इन द सेंस दैट एक ड्रग है जो कि वेरियस अदर एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो वो ड्रग्स आपको जाकर वल्चर्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो ड्रग्स अदर एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाम है डाइक्लोफिनेक ड्रग्स। अब ये जो है ना पेन रिलीवर ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल किसी कैटल ने उस ड्रग को खा लिया या फिर कैटल को उस ड्रग को खिलाया गया जिससे उसके शरीर का पेन चला जाए। अब बाई चांस सोचो कुछ दिन बाद कैटल की मृत्यु हो गई, राइट, तो उसके करकास के ऊपर ही तो ये वल्चर्स आता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके खून में जो है ना उस डाइक्लोफिनेक का इंपैक्ट रहेगा, है ना, और उसी डाइक्लोफिनेक जो है ना इन वल्चर्स के लिए वो जहर बन जाता है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि देखो भाई, अगर अभी जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरीज में बहुत सारे वल्चर्स आ गए हैं उसको अगर हमने फिर से बचाना है और साथ ही साथ उनको अगर हमें वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें सोचना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म विजन, और उसी के लिए एस्टेब्लिश किया गया था ये लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, सोर्स इस न्यूज का लिया गया इंडियन एक्सप्रेस। बात की जा रही है सरना ट्राइबल्स के बारे में। क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि डिमांड किया जा रहा है सरना रिलीजियस कोड का इन द सेंसस ऑफ 2021 जो कि अभी 2023 में कंडक्ट की जाने वाली है ना। सरना ट्राइबल्स झारखंड के यहाँ के लोग हैं और अभी बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं ना जो कि इन ट्राइबल्स को मना रहे हैं दैट आप लोग हिंदूज कैटेगरीज में ही आते हो भाई, आप लोगों के लिए अलग सा रिलीजन मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिलीजन उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होते रहेंगे ना। अब सोचो ना कल को फिर, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट अदर रीजन से फिर रिलीजन्स आएंगी, बोलेंगी दैट देखो भाई उस सरना ट्राइबल्स को तो आपने उनका एक अलग रिलीजियस कोड बना दिया, हमारा भी बनाओ, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं आप ये एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर में, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। इसीलिए अभी ये ट्रांजिशन एक न्यूज़ में है, राइट। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है ना क्योंकि आप इससे बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें निकाल सकती हो ना। सरना रिलीजन ये जो है ना झारखंड में एक तो पाया जाता है मेनली, है ना। ये किनको पूजा करते हैं? पानी को, जंगल को और जमीन को, है ना। और ऐसा मानते हैं ना दैट देखो फॉरेस्ट एरियाज ही इनको बचाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको भगवान मानते हैं, फॉरेस्ट, जल, जंगल और जमीन को, राइट। झारखंड में 32 ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप है जो क्या जिसमें से 8 ऐसे ट्राइबल ग्रुप है जो क्या पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। वाइल मेनी फॉलो हिंदू रिलीजन्स, बहुत हिंदू रिलीजन्स को भी फॉलो करते हैं इन्हीं में, सरना ट्राइबल्स में भी बहुत सारे सरना ट्राइबल्स के लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने कन्वर्जन कर लिया है ट्रू क्रिश्चियनिटी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सरना ट्राइबल्स के लोग हैं दैट देखो भाई वो लोग बोल रहे हैं दैट अगर आप हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं बचाते हो तो कहीं ना कहीं ये तबाह हो जाएगी। बहुत जने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा जा रहे हैं, बहुत जने अदर रिलीजन्स में कन्वर्ट हो रहा जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट सेंस डज अ सेपरेट कोड मीन? मतलब एक सेपरेट कोड अगर इनके द्वारा सरना ट्राइबल्स के लिए बना दिया गया तो इससे उनको फायदा क्या मिलेगा? देखो सबसे मेजर फायदा जो मिलेगा ना दैट उनके लैंग्वेज और हिस्ट्री तो बहुत हद तक बचेगी, बट साथ ही साथ हमें एक चीज जानना चाहिए, 1871 से 1951 के बीच जो है ना ट्राइबल्स का डिफरेंट कोड भी था जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था। और एक्सपर्ट तो ये भी आर्ग्यू करते हैं दैट व्हेन टुडे द इंटायर वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट,
मतलब अभी का ऐसा समय है ना जब पूरा दुनिया इज पिचिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ऐसे टैक्टिसेस जिससे प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस समय लेकिन हमें इन ट्राइबल्स ग्रुप दैट इज सरना ट्राइबल्स ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप है जो क्या पूछते भी हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को ही, जिसमें जल, लैंड, फॉरेस्ट, यही सब है, राइट। तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने की आने वाले समय में बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट पीआईबी से ये न्यूज लिया गया था रिगार्डिंग इनिशिएटिव जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट किया जा सके। एक्चुअली नीति आयोग ने 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिससे बूस्ट किया जा सके इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को, जिसमें ई अमृत तो आता ही है बट साथ ही साथ रिपोर्ट ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग के बारे में भी बोला गया है। ई अमृत स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये ई अमृत एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मेन एम है दैट कैसे अवेयरनेस रेज किया जा सके ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, राइट। एंड रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया, इट इज बिंग ऑल्सो सपोर्टेड बाई यूनाइटेड किंगडम्स का एक ग्रीन ग्रोथ एंड फंड टेक्निकल कॉपरेशन है जो क्या इनके जो सेल्स और बैटरीज के कैसे रीयूज किया जा सके, कैसे रिसाइकिल किया जा सके, उसके ऊपर भी काम कर रही है। इसके रिलेटेड और भी कुछ ऐसे न्यूज़ है जिसको आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इंडिया अमंग द 42 लीडर्स है जो कि जिन्होंने बैक किया है यूनाइटेड किंगडम्स के ग्लासगो ब्रेक थ्रू। ना सवाल होता है दैट ये ग्लासगो ब्रेक थ्रू है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लासगो ब्रेक थ्रू है क्या। देखो COP26 ग्लासगो समिट में इसको लॉन्च किया गया था ग्लासगो ब्रेक थ्रू, ठीक है। ये एक सीरीज ऑफ एक्शंस है जिसमें 5 की इकोनॉमिक सेक्टर्स को कंसिडर किया गया है और बोला गया है दैट ये रिप्रेजेंट करती है 50% से भी ज्यादा ग्लोबल एमिशंस। नाउ इसके बारे में दोस्तों थोड़ा और भी हम इन डेप्थ देख लेते हैं ग्लासगो ब्रेक थ्रू। देखो ग्लासगो ब्रेक थ्रू के तहत जैसे सेक्टर्स को जो कंसिडर किया गया ना, मेन सेक्टर्स में आता है पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, जिसमें बोला गया पावर, क्लीन एफिशिएंट पावर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल, एक्सेसिबल और रिलायबल ऑप्शन हो सकता है आने वाले समय में, और यही चीज़ हमें भी थ्राइव करना है बाय द ईयर 2030। वैसे रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में जीरो एमिशन व्हीकल्स को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है 2030 या फिर उससे पहले तक। स्टील सेक्टर में नियर जीरो एमिशन स्टील इज प्रेफर्ड चॉइस इन ग्लोबल मार्केट, जिसको आने वाले समय में प्रमोट करना है। बट इसके रिलेटेड ऐसा आप ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते होंगे, बट हाँ इसके सेक्टर में तो बिल्कुल आता है न्यूज़, इसके सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आता है, और ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में तो हम लोगों ने अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ देखा था। तो हाँ ये भी एम कहीं ना कहीं ग्लासगो ब्रेक थ्रू का है, राइट। अब इंडिया भी है अमंग द 42 लीडर्स जो कि बैक करती है यूनाइटेड किंगडम्स का इस ग्लासगो ब्रेक थ्रू, राइट। एंड इंडिया एक co-convener भी है ऑफ ग्लासगो ब्रेक थ्रू ऑन रोड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर विद यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट एम्स टू मेक ZEVs दैट इज जीरो एमिशन व्हीकल सिस्टम्स को कहीं ना कहीं प्रोमोट करने की बात की जा रही है। यही नहीं, इसको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए 2030 तक। इनफैक्ट इंडिया को आपको पता होना चाहिए दैट 5th लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हीकल मार्केट है दुनिया में, राइट, जो क्या मैसिव पोटेंशियल प्रोवाइड करती है फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपटेक एज वेल, राइट। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज है रिगार्डिंग BIS स्टैंडर्ड्स ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉयज। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पब्लिश किया है 10 इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉयज, जो क्या रिलेट करती है, मतलब जो बच्चे के लिए जो खिलौना बना दिया जाता है ना, तो उसके केमिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि देखो बच्चा का खिलौना वो मुंह में लेता है बच्चा, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ ऐसा केमिकल हो जो क्या बच्चे के भीतर घुस जाए वो सही नहीं है ना, फ्लेमेबिलिटी, वो आग कैसे लग सकता है, राइट, या फिर आग लगने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तो ये सब सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है और उसी के बेसिस पे बेसिकली BIS स्टैंडर्ड्स ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉयज बेसिकली लाया गया है, जिसमें 7 जो स्टैंडर्ड्स है वो पार्ट है ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन सेफ्टी ऑफ टॉयज, जिसके तहत मैंडेट किया जाता है दैट अगर 14 साल के बच्चे के, मतलब 14 साल के जो नीचे का जो बच्चा होता है उसके रिलेटेड अगर आप टॉय बना रहे हो तो उसके लिए ISI मार्क होना बिल्कुल ज़रूरी है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको परमिट किया जाएगा टू मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, इन टॉयज को जिसमें ISI मार्क नहीं है, और वो ISI मार्क ऑफ कोर्स लाइसेंस के तहत मिलता है।
बिफोर द लाइसेंस इज ग्रांटेड टॉयज अंडरगो स्ट्रिंजेंट टेस्ट। जी हाँ, टॉयज में टेस्ट कैरी आउट किए जाएंगे उनके वेरियस फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर देखते हुए। नाउ एक एक करके दोस्तों अभी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। BIS ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ऑफ इंडिया, जो क्या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016। ये इंक्लूड करती है नया एरा ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें गुड्स, ऑल्टरनेट फ्यूल्स, ई मोबिलिटी, राइट, मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट सिटीज, तो ये सब सारे एक्टिविटीज आते हैं। वैसे ही ISI मार्क के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा, जो क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लाया जाता है, राइट, एंड दिस मार्क एश्योर्स दैट प्रोडक्ट कंफर्म्स द इंडियन स्टैंडर्ड और इशू किया जाता है बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ ये दो टाइप के होते हैं, एक मैंडेटरी होता है, एक वॉलंटरी भी होता है, जिसमें मैंडेटरी ISI सर्टिफिकेशन अगर देख लीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आप देख लीजिएगा, हेलमेट में आपका देखिएगा पीछे में ISI मार्क लगा हुआ रहेगा, स्टील प्रोडक्ट्स में आप देख लीजिएगा ISI मार्क लगा हुआ रहेगा, स्टेनलेस स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, CPG, LPG सिलेंडर, राइट, उसके बाद बैटरीज, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर्स, इन सब में ISI सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट BIS हॉलमार्क के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कभी भी अगर आप गोल्ड या फिर ज्वेलरी खरीदने जाइएगा ना, तो आप वहाँ पे BSI हॉल, अब ये ओरिजिनल वाला, आप वो इमिटेशन वाला अगर खरीद रहे हैं तो दैट इज नॉट मैंडेटरी दैट उसमें BIS हॉलमार्क होना जरूरी है, ठीक है। नाउ दिस मार्क वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर गोल्ड इन द ईयर 2000 फॉर एंड सिल्वर के लिए इस्तेमाल किया गया था बाय द ईयर 2005, जो क्या वेरीफाई करती है दैट आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हो वो कहीं ना कहीं इंडियन स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रही है। इनफैक्ट BIS सर्टिफाइड गोल्ड ज्वेलरी कम्स विद BIS स्टाम्प एज वेल। नेक्स्ट एगमार्क के बारे में अगर डिस्कस करें तो एगमार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। दिस मार्क assures that the product conforms to a set of standards approved by the Directorate of Marketing and Inspection of Government of India. Currently एगमार्क स्टैंडर्ड कवर करती है क्वालिटी गाइडलाइंस, जिसमें जो क्या अगेन यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल ऑयल्स या फिर वेजिटेशन ऑयल या फिर पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेमी प्रोसेस्ड फूड, राइट, तो सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही एक FBO मार्क भी होता है दोस्तों। ये सब कुछ एक ही जगह में पढ़ा दे रहा हूं, जिससे आपको अलग अलग जगह सोर्स रेफर ना करना पड़े, आप जो नोट्स कर रहे हो एक ही जगह में सारे आपको मिल जाए ना। कभी भी अगर प्रोसेस्ड फ्रूट्स होती है ना, जैसे फ्रूट जैम, राइट, क्रच, स्क्वैशेस, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स, है ना, तो उनके लिए FBO मार्क्स इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या कंफर्म करती है दैट ये जो मार्क के कारण मतलब ये जो फूड बनाया गया ये हाइजेनिक फूड सेफ इन्वायरमेंट में बनाया गया और ये बिल्कुल फिट है कंजम्पशन के लिए। एक है ग्रीन या फिर ब्राउन डॉट, ये तो खैर कॉमन है, आप देखते होंगे दैट अगर वेजिटेरियन है तो उसके लिए ग्रीन डॉट, नॉन वेजिटेरियन के लिए ब्राउन या फिर रेड डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है लेवर, ये प्रोवाइड किया जाता है टू फार्म प्रोडक्ट्स जो क्या ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है, राइट, और ये सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है बाय टेस्टिंग सेंटर, जो क्या फर्दर इन टेस्टिंग सेंटर्स को एक्रेडिट होना पड़ेगा फ्रॉम दिस APEDA, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जरूर से जान के रखिएगा। नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज है रिगार्डिंग मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम। नाउ नाम से क्या पता चल रहा है, मिस्ट, देखो कुछ तो शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। देखो मिस्ट मतलब म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, राइट, तो देखो MIST, इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल सिस्टम, जो कि कनेक्ट कर रही है मुंबई को सिंगापुर से, राइट। देखो यहाँ पे मुंबई को इस केबल से, सबमरीन केबल है ना, तो ये तो ऑफकोर्स सागर से ही होकर गुजरेगी, यहाँ से चेन्नई से, देखो इधर से होकर आगे में जाकर यहाँ पे म्यांमार, इधर से थाईलैंड को कनेक्ट कर रही है, मलेशिया को कनेक्ट कर रही है, सिंगापुर तक आ रही है, ठीक है। नाउ एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो उन्होंने कोस्टल रेगुलेटरी जोन का क्लियरेंस दे दिया है इस मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम को, इसलिए यह न्यूज में था। सबमरीन केबल की अगर बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, सबमरीन, मरीन के नीचे एक केबल सिस्टम बिछाया जाता है और ये बेसिकली ये होता है, क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिसके थ्रू देखो जैसे ये देख रहे हो ये सबमरीन केबल्स है। अब यहाँ पे क्या होंगे दैट इंटरनेट जो एक रीजन से दूसरे रीजन तक सफर करता है ना, वो थ्रू दी सबमरीन केबल्स,
समझ रहे हो बात? तो यही चीज है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने अनवील किया है 3 स्कीम जिसके तहत स्ट्रेंथन किया जाएगा एमएसएमईज जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट? नाउ ये 3 स्कीम है कौन कौन? एक तो है ये वाला फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, दूसरा है असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्री फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम, और तीसरा है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, राइट? तो एक एक के बारे में अगर चर्चा करें तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम जो क्या प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल एमएसएमईज को विद जो क्या जिनका ऑफ कोर्स प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो विद अ बिड टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। इट विल प्रोवाइड capital subsidy of 10% on loans up to rupees 10 करोड़ और मिनिमम रीपेमेंट पीरियड जो है उसको फिक्स कर दिया गया है टू 3 months। नेक्स्ट, असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम APICF जो क्या हेल्प करेगी इन स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग फार्मा क्लस्टर्स, है ना, जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डअप हो सके, उनका ग्रोथ सस्टेन हो सके, और अंडर इट assistance of up to 70% of the project cost of rupees 20 crore will be provided, right? Next, pharmaceutical and medical devices promotion and development scheme, that is PMPDS, जिसका एम यही है that कैसे क्रिएट किया जा सके डेटाबेस ऑफ फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ का ये न्यूज है रिगार्डिंग सेंटाउरस। नाउ इसको हम लोग BA 2.75 भी कहते हैं और ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। जी हाँ दोस्तों, जो कि UK, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेंटोरस, राइट? ये क्या है? ये एक सब वेरिएंट है किसका? ऑफ कोर्स कोविड ओमिक्रॉन वायरस का। EU पामरो विथ मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इसको मैं इसलिए न्यूज में लाया हूं ना क्योंकि यूजुअली आप देखिएगा मतलब जो WTO में जो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड ही छोटे मोटे कंट्रीज को सताती है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट मलेशिया और इंडोनेशिया ने EU का एक पाम ऑयल के रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लाया गया है तो उसके खिलाफ WTO में कंप्लेन किया है रिगार्डिंग EU, राइट? नाउ ये है क्या? इसके तहत यूरोपियन यूनियन के द्वारा रीफ्यूल EU इनिशिएटिव लाया गया था, राइट? जिसके तहत एम यही है दैट 85% जो उनका यूज्ड एविएशन फ्यूल होने वाली है ना, वो आने वाले समय तक सस्टेनेबल होगी। और अगर वो सस्टेनेबल होगी तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे फेज आउट तो करना पड़ेगा ना अनसस्टेनेबल ऑफ पाम ऑयल को बाय 2030। तो इसीलिए इंडोनेशिया और मलेशिया ने चला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास और बोला दैट देखो भाई, ये जो रीफ्यूल EU इनिशिएटिव है ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है और इसके तहत हमारे मार्केट को लॉस होगा। तो यही है न्यूज़। नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने टेस्ट किया है ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट इज लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी लक्षद्वीप में। और इसका मेन एम यही पता है क्या है? दैट यहाँ जो सागर का जो पानी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नमकीन है, इसको कैसे पीने लायक बनाया जा सके, पोर्टेबल वाटर कैसे बनाया जा सके, ठीक है? तो वही एम है, स्कीम है, एम है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। अब आ जाते दोस्तों MCQs का। कल कुछ MCQs पूछा गया था, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड कहाँ तक करता है? ऑफ कोर्स इसका सही आंसर था 200 नॉटिकल माइल्स तक। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग मैरीटाइम पायरेसी। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट जिसमें गलत था क्योंकि अभी रिसेंटली बन रहा है इंडिया का लेजिस्लेशन, पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट? और इंडिया ने लेकिन रेटिफाई जरूर किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इन 1995। तो दूसरा वाला तो सही थे, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट सीक्वेंस जो था वो CB था, राइट? CB, जिसमें देखो ज्योतिर्मय, शारदा, भाग्यश्री, अब्दुल, गार्गी, अभिजनी, दिया, अच्छा CB है ना, हाँ चलो, मनोज, जूरी, सुजीत, आकाश, ज्योति, जुवराज, चलो सही है, ये भी सही है, CB, भाग्यश्री, अमित। तो चलो आप लोग सबका ही सही है, राइट? आज का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला है मिस्ड सबमरीन केबल सिस्टम वाज रिसेंटली इन न्यूज। इट डज नॉट कनेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैच ऑफ द फॉलोइंग है बेसिकली, ठीक है? पहला है गोल्ड ज्वेलरी ISI मार्क, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज BIS हॉलमार्क। तो आपको बताना है, मैच कीजिए इन दोनों में से कौन सा सही है, राइट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, e-Amrit mobile application was launched to raise awareness of which among the following? Generic drugs, Ganga water along Gangetic Valley stress, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर बायोडीजल्स. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सबका आंसर लिखना है. और अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है देन डू हिट द लाइक बटन. इट एब्सोल्युटली इंकरेजेस द होल टीम ऑफ भद्रायस एंड वी ऑल्सो कम अप टू मेक these quality lessons and these quality MCQs for you, right? So keep on supporting us, keep on sharing these all videos with all your friends whosoever are being preparing for APSC or Assam Public Service Commission or of course Union Public Service Commission. So we will be always there at your help. और आपको कोई भी शॉर्ट ऑफ अगर असिस्टेंस चाहिए, कैसा भी असिस्टेंस चाहिए ना, आप बिंदास इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स विल हेल्प यू आउट, राइट? एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.